हाल ही में भारत सरकार ने 37,500 करोड़ का कोल गैसिफिकेशन स्कीम निकाला है। इस स्कीम से हम 2030 तक 100 मिलियन टन कोल को गैस में बदलने का प्लान कर रहे हैं। उम्मीद है कि इससे हम एलएनजी, यूरिया, अमोनिया और मीथनॉल जैसे केमिकल्स में इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर पाएंगे। आज के दिन हम लगभग 20% यूरिया इंपोर्ट करते हैं, 50% एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, 80 टू 90% मीथनॉल इंपोर्ट करते हैं और अमोनिया तो लगभग पूरा ही इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्कीम इन केमिकल्स में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उम्मीद है कि इस स्कीम से लगभग 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, 50,000 लोगों को नौकरी मिल सकती है और सरकार को हर साल 6,300 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, ये स्कीम नई नहीं है, बस इसके अराउंड हल्ला नया है। 2024 में ये स्कीम पहली बार अनाउंस हुई थी और इसका इन्वेस्टमेंट आउटले था 8,500 करोड़। लेकिन तब प्राइवेट प्लेयर्स ने इसे ज्यादा भाव नहीं दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसे क्या चैलेंजेस थे उस स्कीम में कि अडॉप्शन नहीं हो पाया? और अब सरकार ने इस स्कीम में क्या बदलाव किए हैं जिससे इस बार बेटर अडॉप्शन होने की उम्मीद है? और आखिर कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, ये काम कैसे करता है और इससे कौन से कंपनीज को फायदा हो सकता है और क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट्स बाय ज़ीरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे और भारत सरकार के कोल गैसिफिकेशन स्कीम को डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कोल गैसिफिकेशन होता क्या है। कोल गैसिफिकेशन मतलब कोल को गैस में कन्वर्ट करना। देखो, जब कोल को पूरी तरह जला दिया जाता है तो हमें बिजली मिलती है। इसी बिजली से भारत के मेजर इंडस्ट्रीज चलते हैं। इवन हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी मेजरली कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से ही आते हैं। आज के दिन भारत की लगभग 55% एनर्जी नीड्स कोल से ही फुलफिल होती है। तो अब कोल गैसिफिकेशन क्या है? देखो, इसमें कोल को पूरी तरह जलाया नहीं जाता। यहाँ कोल को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, लगभग 700 टू 1600 डिग्री सेल्सियस। अब कोई भी चीज को जलाने में ऑक्सीजन लगता है, लेकिन कोल गैसिफिकेशन में इसी ऑक्सीजन को बहुत कम कर दिया जाता है ताकि कोल पूरी तरह जल नहीं पाए। इस प्रोसेस को टेक्निकल भाषा में पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन से कोल गैस बन जाता है। ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक मिक्सचर और इसे सिन गैस यानी सिंथेटिक गैस बोलते हैं। ये सिन गैस बहुत ही वर्सेटाइल होता है। इसे अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके अलग अलग केमिकल्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, मीथेनॉल, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ये सारे केमिकल्स भारत के लिए सिर्फ इंडस्ट्रियली ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने बताया, अभी हम इन प्रोडक्ट्स में आत्मनिर्भर नहीं हैं। यूरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। यूरिया का ज्यादातर यूज फर्टिलाइजर में होता है। फर्टिलाइजर सेक्टर में हम सबसे ज्यादा लगभग 56% यूरिया इस्तेमाल करते हैं। सरकार हर साल यूरिया सब्सिडी पे 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करती है। लाखों करोड़ों किसानों का फसल उत्पादन इस एक फर्टिलाइजर पे निर्भर है। आज के दिन हम लगभग 20% यूरिया इंपोर्ट करते हैं और जो बाकी का 80% लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए भी हमें रॉ मटेरियल यानी अमोनिया 100% इंपोर्ट ही करना पड़ता है। नेचुरल गैस भी हम 85% इंपोर्ट करते हैं। अमोनिया, यूरिया, नेचुरल गैस, ये सब हम मोस्टली मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते आ रहे हैं। तो जाहिर है कि हाल में हुए वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट का असर भी इन केमिकल्स पे पड़ रहा है। हमें केयर एज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट मिली और उसके हिसाब से मार्च 2026 से अमोनिया का प्राइस 60% बढ़ गया है। ऐसे में हमारे लिए इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अगर हम कोल गैसिफिकेशन से अमोनिया और यूरिया डोमेस्टिकली बना पाएंगे तो हमारे फर्टिलाइजर सेक्टर को बहुत फायदा हो सकता है और इस सेक्टर के कंपनीज के कॉस्ट्स भी थोड़े कम हो सकते हैं। अब अगर मीथेनॉल की बात करें तो मीथेनॉल फार्मा सेक्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। आज के दिन भारत जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन जिन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई से ये दवाइयां बनाई जाती हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं और टोटल इंपोर्ट्स का लगभग 70% चाइना से आता है। प्लस मीथेनॉल प्लास्टिक्स, रेजिन्स और बायोडीजल जैसे प्रोडक्ट्स बनाने में भी काम आता है।
अब दोस्तों, कोल गैसिफिकेशन से एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनता है, हाइड्रोजन। जैसा मैंने बताया, कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस से क्या क्या दो एलिमेंट बनते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगर इस कार्बन मोनोऑक्साइड को और हीट किया जाए तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फिर से निकलता है। इस प्रोसेस को वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं और इससे हाइड्रोजन आउटपुट बढ़ाया जा सकता है। आज के दिन भारत में लगभग 6.5 मिलियन टन हाइड्रोजन हर साल प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन ये अभी हम नेचुरल गैस से बनाते हैं, जिसके लिए हम अगेन इंपोर्ट्स पे निर्भर हैं, क्योंकि अगेन वो एक क्रूड ऑयल डेरिवेटिव है। तो यहाँ भी हम कोल गैसिफिकेशन से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। बेसिकली कोल गैसिफिकेशन के काफी फायदे दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम इतने सारे केमिकल्स बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत कोल भी चाहिए होगा। कोल गैसिफिकेशन स्कीम के तहत हम लगभग 75 टू 100 मिलियन टन कोल गैस में बदल देना चाहते हैं, लेकिन अभी तो कोल बिजली बनाने के काम आती है। स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम ये सब बनाने में भी काफी पावर लगता है, जिसपे अगेन कोल पे डिपेंडेंसी है। ऐसे में क्या हम अमोनिया और यूरिया जैसे प्रोडक्ट्स की आत्मनिर्भरता के बदले बिजली की कुर्बानी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये सारी जो फैक्ट्रियां हैं ये रिन्यूएबल्स की तरफ भी शिफ्ट हो रही हैं और इनका कोल डिमांड आने वाले सालों में कम होने की उम्मीद है। प्लस हमारे पास कोल से रिलेटेड एक ज्योग्राफिक एडवांटेज भी है। हम दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर हैं। भारत में हर साल लगभग 1000 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस होता है। इसका लगभग 82% अभी पावर सेक्टर में यूज किया जाता है और बाकी नॉन पावर सेक्टर्स जैसे स्टील, सीमेंट वगैरह में। कोल गैसिफिकेशन स्कीम के तहत हम 75 टू 100 मिलियन टन ऑफ कोल की ही बात कर रहे हैं, जो कि यानी प्रोडक्शन का 7 टू 10% ही होगा, और इसको हम गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो नंबर्स देख के तो ये ट्रेड ऑफ नहीं लग रहा है। प्लस जो कोल बिजली बनाने के लिए यूज किया जाता है वो लो ऐश कंटेंट का होना चाहिए, और आज के दिन भारत के पास हाई ऐश कंटेंट वाला कोल है। जहां इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कोल में ऐश कंटेंट 10 टू 14% है, वहीं भारत के कोल में ऐश कंटेंट 25 टू 40% है। तो पावर जनरेशन के लिए हम काफी कोल ऐसे भी इंपोर्ट ही करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 ही अगर आप देखोगे तो उसमें हमने लगभग 243 मिलियन टन कोल इंपोर्ट किया था। तो जो कोल बिजली बनाने के लायक नहीं है, हम उसे ही गैस में बदलना चाह रहे हैं। और ध्यान रहे, ये जो स्कीम है ये सरफेस कोल को गैसिफाई करने के लिए है। मतलब देखो, कोल दो तरह का होता है, अंडरग्राउंड कोल जो धरती के नीचे है और जिसे अभी तक माइन नहीं किया गया है, और सरफेस कोल जो माइन करके सरफेस पे लाया गया है। सरफेस कोल वाली टेक्नोलॉजी विश्व भर में क्रैक कर ली गई है और सरकार का गैसिफिकेशन स्कीम भी इसी के लिए है। लेकिन जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन में धरती के अंदर ही गड्ढे बनाए जाते हैं और उसमें डायरेक्टली गैसिफाइंग एजेंट डाला जाता है, और इस प्रोसेस से जो सिनगैस बनता है वो ऊपर पंप करके लाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी अभी कोई कंट्री कमर्शियली एट स्केल नहीं क्रैक कर पाई है। और दोस्तों, आज के दिन भारत में दुनिया का 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, लगभग 400 बिलियन टन्स। इसका लगभग 40% हम अभी माइन ही नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस कोल को गैस में कन्वर्ट कर लें तो हम काफी वैल्यू अनलॉक कर पाएंगे। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने कुछ इंसेंटिव्स निकाले हैं, जैसे अंडरग्राउंड माइंस के लिए एक फ्लोर प्राइस सेट करना, अपफ्रंट अमाउंट वेव ऑफ करना और 50% रिबेट ऑफर करना। तो शायद इसमें कुछ मोमेंटम आए, बट हम इस वीडियो के लिए अपना डिस्कशन अब सरफेस कोल गैसिफिकेशन पे ही रखेंगे, क्योंकि अभी तो वही वायबल है। अब अपन को कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस तो समझ आ गया है। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि इससे कौन सी कंपनीज को फायदा हो रहा है। पर यह समझने के लिए हमें कोल गैसिफिकेशन के वैल्यू चेन को समझना होगा, और इसी वैल्यू चेन को समझते समझते हम कुछ कंपनीज की भी बात कर लेंगे जो इस वैल्यू चेन में जहां फिट बैठती है वहीं उसकी डिस्कशन हो जाएगी। तो कोल गैसिफिकेशन चेन को हम 4 अहम हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कोल माइनर्स, जो कोल माइन करते हैं और गैसिफिकेशन प्लांट्स को सप्लाई करते हैं, जैसे कि कोल इंडिया, भारत कोकिंग, एनटीपीसी वगैरह। कोल इंडिया भारत की सबसे बड़ी कोल कंपनी है। पूरे देश का लगभग 74% कोल प्रोडक्शन कोल इंडिया ही करती है। और अब कंपनी कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 60,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है अक्रॉस 3 प्रोजेक्ट्स। पहला प्रोजेक्ट भेल के साथ उड़ीसा में है और इसका ग्राउंड वर्क शुरू हो चुका है।
इस प्रोजेक्ट में कोल को गैसिफाई करके अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाएगा। बाकी 2 प्रोजेक्ट से सिनगैस बनाया जाएगा। अभी ये दोनों प्रोजेक्ट टेंडर स्टेज पे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर भी लगभग 3,800 करोड़ का एक कोल गैसिफिकेशन प्लांट अंगुल में लगा रहा है। अंगुल भी उड़ीसा में है। दोस्तों, मैंने अंगुल में 45 डेज स्पेंड किया था जब मैं ग्रैंड थॉर्टन में ऑडिट करता था। आपको ध्यान हो तो भूषण स्टील का एक बड़ा इंसॉल्वेंसी का केस था एंड टाटा स्टील ने भूषण स्टील को अक्वायर कर लिया था। इट इज सेड टू बी वन ऑफ द ओनली सक्सेसफुल रिस्ट्रक्चरिंग केसेस इन द कंट्री अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ऐसे ही अंगुल का मेंशन आया तो सोचा मैं आपको ये बात बता दूं। आप इसके बारे में भी टाइम मिले तो जरूर पढ़ना। अब ये जो अंगुल वाला प्लांट जिंदल स्टील एंड पावर डाल रहे हैं, वो कोल से डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन बनाएंगे। साथ ही कंपनी एक कार्बन कैप्चर प्लांट भी लगा रही है विद अ कैपेसिटी ऑफ 30 टन्स पर डे। अब जब कोल हाथ में आ ही गया है तो नेक्स्ट स्टेप आता है गैसिफिकेशन प्लांट बनाने का। ये ज्यादातर ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं जो पूरा प्लांट डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे कि एल&टी एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, एल&टी ने मई 2026 में ही भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड से एक बड़ा ऑर्डर जीता है टू मेक अ कोल टू अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड कोल इंडिया और भेल का एक जॉइंट वेंचर है। इस प्लांट का प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 2000 टन्स पर डे होगा। अक्टूबर 2025 में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भी एक 10,000 करोड़ का कोल टू सिनगैस फैसिलिटी बनाने के लिए एनटीपीसी के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। अब कोल आ गया और गैसिफिकेशन प्लांट भी बन गया। नेक्स्ट स्टेप में इस कोल को गैस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए टेक्नोलॉजी लेयर चाहिए। तो इस स्टेप में गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज आ जाती हैं। ये स्टेप अक्सर हाई मार्जिन और हाई बैरियर टू एंट्री वाला स्टेप होता है। ग्लोबली गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कुछ ही बड़े प्लेयर्स कर पाए हैं, जैसे शेल, सीमेंस और जनरल इलेक्ट्रिक। एक यूएस की कंपनी एयर प्रोडक्ट्स ने 2018 में शेल और जनरल इलेक्ट्रिक के कोल गैसिफिकेशन बिजनेस अक्वायर कर लिए थे। लेकिन भारत की बात करें तो हम ये फॉरेन टेक्नोलॉजी डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के कोल में ऐश कंटेंट बहुत ज्यादा है। भारत के 75% कोल में 25 to 45% ऐश कंटेंट है एज कंपेयर टू 15% का ग्लोबल एवरेज। फॉरेन टेक्नोलॉजीज लो ऐश वाले कोल के लिए डिजाइन किए गए हैं जो हमारे कोल के लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। हमारे कॉस्ट बढ़ जाते हैं और हाई ऐश कंटेंट के कारण इक्विपमेंट खराब होने का रिस्क भी होता है। इस समस्या को हल करने के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो हमारे कोल को इफेक्टिवली गैसिफाई कर पाए। इस टेक्नोलॉजी का नाम है प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफायर या पीएफबीजी। भेल ने हाल ही में भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड से 2800 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट भी जीता है, जिसके तहत कंपनी 2000 टन्स पर डे का अमोनियम नाइट्रेट प्लांट ऑपरेट करेगी। और क्योंकि अब हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस इस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तो चलिए इसे भी एक बार समझ ही लेते हैं और वो फॉरेन टेक से डिफरेंट कैसे है वो भी देख लेते हैं। देखो, जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसमें कोल पाउडर या लिक्विड स्लरी को पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म ऑफ कोल यूज किया जाता है या लिक्विड स्लरी यूज की जाती है। और यहाँ टेम्परेचर लगभग 1300 to 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे में कोल गैस बन जाता है और ऐश कंटेंट लिक्विड स्लैग बन जाता है। अब क्योंकि इस कोल में ऐश कंटेंट ज्यादा नहीं होता, ये लिक्विड स्लैग को मैनेज किया जा सकता है और गैसीफायर की लाइनिंग खराब नहीं होती। लेकिन इंडिया के कोल में हाई ऐश कंटेंट के वजह से स्लैग बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में गैसीफायर की लाइनिंग खराब हो जाती है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में अब हम अगर इंडियन टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है पीएफबीजी वाली, उसकी बात करें तो इसमें कोल का पाउडर नहीं यूज होता है, बल्कि कोल के छोटे छोटे क्रश्ड टुकड़ों को ऑक्सीडाइज किया जाता है। और टेम्परेचर भी फॉरेन टेक्नोलॉजी से थोड़ा कम रहता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। कम टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज करने से ऐश पिघलता नहीं है और सॉलिड ऐश को आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है। इससे ये भारत के हाई ऐश कंटेंट वाले कोल में भी काम आ जाता है। एंड दोस्तों, हमें ऐसे ही और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है जो चाहे इंक्रीमेंटल ही हो या फॉरेन टेक से मिलते जुलते भी हों, बट वो इंडिया फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करे और इंडियन रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स के अराउंड हो, ताकि ये हमारा कॉन्स्टेंट इंपोर्ट कर करके आगे उसके ऊपर एड ऑन वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोडक्ट्स क्रिएट करना बंद हो और हम जेन्युइनली अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाए।
हमें ये टेक भी कुछ वैसा ही लगा, तो हमने इसे इसीलिए डिटेल में समझा दिया। आपकी स्क्रीन पे जो टेबल है, उसमें हमने दोनों टेक्नोलॉजीज को समराइज किया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अब वैल्यू चेन पे अगर वापस आ जाएं, तो फाइनली इस वैल्यू चेन में डाउनस्ट्रीम प्लेयर्स आते हैं, जो इस गैस को खरीद के बाकी केमिकल्स बनाते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, मेथनॉल, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह। इस स्टेज में फर्टिलाइजर, मेथनॉल प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज आ जाते हैं। इस स्टेज में पूरे सप्लाई चेन में जितना वैल्यू क्रिएट हुआ है, उसका सबसे ज्यादा वैल्यू कैप्चर होता है। लेकिन अभी तक हम ये सब एट स्केल या बड़े लेवल पे अचीव नहीं कर पाए हैं। कोल गैसिफिकेशन स्कीम से हम इस पूरे वैल्यू चेन के हर स्टेप पे वैल्यू अनलॉक तो कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, कोल गैसिफिकेशन स्कीम नई नहीं है। भारत ने 2021 में नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन लॉन्च किया था और 2024 में 8500 करोड़ का एक फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम निकाला था। उस स्कीम के तहत कंपनीज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया और एक अपफ्रंट ग्रांट या 15% ऑफ केपेक्स जो भी कम हो, वो दिया गया। अभी इस स्कीम में 2021 वाली जो स्कीम है, उसमें 8 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिनका टोटल वर्थ करीब करीब 6100 करोड़ का है। लेकिन इस स्कीम में ना दो बड़े प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और ये बहुत बड़ा नहीं बन पाया। प्रॉब्लम्स क्या थे? पहला, सब्सिडी अमाउंट कंपनीज के लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं थी। प्राइवेट कंपनी पे 1000 करोड़ का सब्सिडी कैप था और पीएसयूज पे 1350 करोड़ का। कोई प्राइवेट कंपनी अगर 10,000 करोड़ का प्लांट लगाती, तो उसे सिर्फ 1000 करोड़ का सब्सिडी मिलता, यानी 10%। ये उनके कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। दूसरी समस्या ये थी कि कोल का कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं था। देयर वॉज नो कोल सप्लाई लिंकेज। कंपनीज गैसिफिकेशन प्लांट्स तो बना लेती, लेकिन अगर उन्हें कोल ही नहीं मिलता, तो वो उन प्लांट्स को कैसे चलाते? इस डर से प्राइवेट प्लेयर्स में इस स्कीम का ज्यादा अडॉप्शन नहीं हो पाया। लेकिन अब जो 37,500 करोड़ की स्कीम लॉन्च हुई है, वो इन दोनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही है। पहला, सब्सिडी अब एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं, बल्कि 20% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट तक होगा, जो माइलस्टोन बेसिस पे इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। और दूसरा, कोल गैसिफिकेशन के लिए अब कंपनीज को 30 साल तक कोल का सप्लाई मिलेगा, ये गारंटीड है। यानी कि कोल सप्लाई शॉर्टेज का रिस्क इससे एलिमिनेट हो जाता है। तो अब शायद कंपनीज थोड़ा और कॉन्फिडेंटली गैसिफिकेशन प्लांट्स लगा सकते हैं। प्लस इस स्कीम का टाइमिंग भी नोट करने लायक है। जब से वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से 100 दिन के अंदर लिक्विफाइड नेचुरल गैस का प्राइस डबल हो गया है। अब क्योंकि आज के दिन हम 50% एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, इस प्राइस राइज का डायरेक्ट असर हमारे फर्टिलाइजर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर्स पे पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हम भविष्य में अपना डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाएं, ताकि इन शॉक्स का असर लिमिटेड रहे। दोस्तों, कोल को गैस में बदलने की ये स्कीम जो है, वो ल्यूक्रेटिव तो लग रही है, लेकिन अभी भी इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं। हमें इस स्कीम के 4 मेन चैलेंजेस समझ आए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। 2 चैलेंजेस तो सप्लाई चेन साइड पे थे और 2 चैलेंजेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे। पहला चैलेंज आपको भी समझ आ ही गया होगा, हमारे कोल की क्वालिटी। भारत के कोल में ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जैसा हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है, और इसकी वजह से फॉरेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए भेल ने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को डेवलप तो किया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी अभी तक कमर्शियली एट स्केल प्रूव नहीं हुआ है। पायलट के टाइम भेल ने इस टेक्नोलॉजी से 0.25 टन पर डे कैपेसिटी का मिथेनॉल प्रोडक्शन किया था, लेकिन जो प्रोजेक्ट 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट बनाएगी, वो 3-4 साल बाद ऑपरेशनलाइज होगी। तो अभी इस टेक के स्केलेबिलिटी के बारे में ज्यादा कहा नहीं जा सकता है। प्लस हाई ऐश कंटेंट वाले कोल को अक्सर गैसिफाई करने से पहले धोया जाता है, ताकि ऐश कंटेंट थोड़ा कम हो जाए। ये वॉशिंग एक्सपेंसिव होता है। कोल गैसिफिकेशन स्कीम में गैसिफिकेशन प्लांट्स का केपेक्स तो इंक्लूडेड है, लेकिन वॉशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी कुछ खास कमेंट्री नहीं मिली है। दूसरा चैलेंज है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। जैसा मैंने बताया, ये स्कीम सिर्फ सरफेस कोल के लिए है, लेकिन भारत का 40% कोल अनमाइंड है। तो जब तक हम अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन नहीं क्रैक कर लेते, तब तक हम इस टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। और अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन में भी हमें अंडरग्राउंड कंटैमिनेशन का ध्यान रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में 2016 में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पे बैन लगा दिया गया था, क्योंकि इससे ग्राउंड वाटर में बेंजीन रिलीज हो रहा था, जो हेल्थ के लिए काफी हानिकारक है। इससे वहां लगभग 175 स्क्वायर किलोमीटर का एग्रीकल्चरल लैंड कंटैमिनेट हो गया था। पहले 2 चैलेंजेस तो अवेलेबिलिटी या सप्लाई रिलेटेड थे। अभी तीसरा चैलेंज एनवायरनमेंट रिलेटेड है। कोल को जलाने से कई ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सिन गैस को जलाने से होता है, लगभग 2 से 2.5 गुना ज्यादा।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एक रिपोर्ट के हिसाब से नेचुरल गैस से हाइड्रोजन बनाने में लगभग 10 टू 12 केजी CO2 लगता है, लेकिन कोल गैसिफिकेशन से हाइड्रोजन बनाने में 22 टू 26 केजी CO2 निकलता है, लगभग डबल। तो एक तरफ हम अपने LNG इंपोर्ट्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ हम उसे एक ऐसे प्रोसेस से रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं जिससे ज़्यादा CO2 एमिट हो सकता है। और अगर आप अभी ट्रैक कर रहे हो, यूके मार्केट्स में भी बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं जहां पे आपके CO2 एमिशन के हिसाब पे आप पे कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। तो कहीं ये सारी चीज करने में हम ये मिस ना कर दें कि भाई CO2 को भी, एमिशंस को भी कंट्रोल में रखना है। हम फिर इसका सोल्यूशन ढूंढने लगे तो हमें कार्बन कैप्चर पे कुछ इंटरेस्टिंग मिला। दुनिया भर में कंट्रीज कोल गैसिफिकेशन को स्केल पे अडॉप्ट करने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज यानी कि CCS पे भी फोकस कर रहे हैं। अब क्योंकि कोल गैसिफिकेशन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, तो इस प्रोसेस से निकले CO2 को कैप्चर करके स्टोर किया जा सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रिपोर्ट के हिसाब से अगर CCS 98% कैप्चर रेट पे इंप्लीमेंट किया जाए तो कोल गैसिफिकेशन से हाइड्रोजन की CO2 एमिशन 20 kg पर kg ऑफ हाइड्रोजन से गिर के सिर्फ 0.4 टू 0.6 kg CO2 हो सकती है। लेकिन आज के दिन हमारी CCS पॉलिसी काफी नेसेंट स्टेज पे है। दिसंबर 2025 में हमने CCS का एक R&D रोड मैप लॉन्च किया था, पर इस पे भी बहुत कुछ खास नहीं हुआ है। और अब जो अपना चौथा चैलेंज है वो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और वो आपने गेस कर लिया होगा जब हम वॉशिंग की बात कर रहे थे, वाटर स्कैर्सिटी। कोल गैसिफिकेशन एक वाटर इंटेंसिव प्रोसेस है। IEA के रिपोर्ट के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर सिनगैस बनाने के लिए 6 से 10 लीटर फ्रेश वाटर की जरूरत होती है, और अगर सिनगैस से केमिकल्स बनाया जाए तो और पानी की जरूरत होती है। 1 टन केमिकल बनाने के लिए लगभग 15,000 से 20,000 लीटर पानी लगता है। तो अगर हम 75 मिलियन टन कोल से 40 टू 50 मिलियन टन का केमिकल आउटपुट बनाए तो हमें 600 मिलियन टू 1 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी चाहिए होगा। इतने पानी से हम 240 मिलियन टन चावल बना सकते हैं, यानी करंट एनुअल प्रोडक्शन का 1.75 टाइम्स। अब जाहिर है कि कोल गैसिफिकेशन प्लांट ज्यादातर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में ही बनेंगे, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन स्टेट्स में वाटर क्राइसिस तेजी से बढ़ रहा है, तो हमें इस स्कैर्सिटी को भी सॉल्व करना पड़ेगा, वरना लॉन्ग टर्म में ये वायबल नहीं रहेगा। दोस्तों, रिसर्च करते करते मुझे एक और बात समझ आई कि हम इन चैलेंजेस से अकेले नहीं जूझ रहे हैं। दुनिया के कई देशों ने इन चैलेंजेस को फेस किया है और मोर इम्पोर्टेंटली ओवरकम किया है। हमारे लिए ये इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। एंड पॉलिसी मेकर्स भी आई एम श्योर इन कंट्रीज के डेवलपमेंट्स और इनमें होते हुए जो भी प्रोग्रेस है उनको क्लोजली वॉच कर रहे होंगे। चाइना और साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लेते हैं। ये दोनों कंट्रीज कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा यूजर ऑफ कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। चाइना हर साल लगभग 340 टू 350 मिलियन टन कोल गैसिफाई करता है और अपना 70% मिथेनॉल, 78% यूरिया और 90% अमोनिया कोल गैसिफिकेशन से ही बनाता है। शायद इसीलिए वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जहां दुनिया भर में यूरिया के प्राइसेस लगभग 70% से बढ़ रहे थे, चाइना में यूरिया के दाम इंटरनेशनल बेंचमार्क्स के 1/3 पे ट्रेड कर रहे थे। और तो और, चाइना दुनिया का इकलौता देश है जो कोल से हाइड्रोजन एट स्केल बना रहा है। चाइना का 2/3 हाइड्रोजन प्रोडक्शन कोल से हो रहा है। लेकिन चाइना भी वाटर स्कैर्सिटी वाली समस्या का सामना कर रहा है। चाइना के मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स इनर मंगोलिया और शिंगजियांग प्रोविंस में है, और इन एरियाज में पानी की सप्लाई कम हो रही है। वाटर स्कैर्सिटी के कारण ही 2015 में चाइना की सरकार ने नए प्लांट अप्रूवल्स नहीं दिए, बल्कि उनकी सरकार ने सारे कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कंपलसरी कर दिया था। मतलब सारे कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे ताकि पानी रिसाइकल करके वापस यूज किया जा सके। साथ ही कोल गैसिफिकेशन से CO2 एमिशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। 2020 में चाइना के टोटल CO2 एमिशंस का लगभग 5% सिर्फ कोल टू केमिकल्स प्रोडक्शन से आता था। ऐसे में अपने एमिशंस को कम करने के लिए चाइना कार्बन कैप्चर कैपेबिलिटीज अग्रेसिवली बिल्ड कर रहा है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की एक केमिकल कंपनी SASOL दुनिया का सबसे बड़ा कोल गैसिफिकेशन ऑपरेशन चलाता है। SASOL हर साल 30 मिलियन टन कोल को गैस में कन्वर्ट करता है। और आपको पता है शॉकिंग बात क्या है? साउथ अफ्रीका दुनिया के सबसे वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज में से एक है। साउथ अफ्रीका ने सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पे अपना कोल गैसिफिकेशन सेक्टर खड़ा किया है।
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, बायो रिमेडिएशन सेंटर्स, सॉलिडिफिकेशन प्लांट्स, SASOL ने ये सब लगाया और आज उनके प्लांट्स का एडिशनल फ्रेश वाटर डिमांड ना के बराबर है। इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात तो साफ है, कोई भी इंडस्ट्रियल अचीवमेंट रातों रात हासिल नहीं होती। चाइना और साउथ अफ्रीका ने सालों पहले टेक्नोलॉजी पे काम स्टार्ट कर दिया था और आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। हम कोल गैसिफिकेशन से यूरिया, अमोनिया और मिथेनॉल जैसे केमिकल्स में आत्मनिर्भर तो बन सकते हैं, लेकिन अगर हमने कार्बन कैप्चर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे फोकस नहीं किया तो हमें इस आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जो कि है डिग्रेडेड एनवायरनमेंट। आपको क्या लगता है, क्या हम कोल गैसिफिकेशन एट स्केल अचीव कर पाएंगे? क्या ये कंपनीज के लिए फायदेमंद होगा? और क्या हम वाकई आत्मनिर्भर बन पाएंगे इसमें? और बन भी गए तो ये एनवायरनमेंट के जो कंसर्न्स हैं इसको पॉलिसी लेवल पे कैसे सही किया जाए? अपने थॉट्स आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं हूँ शांतनु जैन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।